हार्ड वर्क कर रहे हो ठीक है, लेकिन आप एक सही डायरेक्शन में अगर वर्क करते हो तो कम टाइम भी आपको सफिशिएंट हो जाता है। तो बस मैं संहिता खोल के पढ़ती थी, मैं बस मैं प्रिंट आउट कर खोल के पढ़ लेती थी। मैं उसमें मतलब मतलब इगोइज्म नहीं है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। एंड आई थिंक जब आप ऐसा कुछ करते हो कि आप किसी के बारे में नहीं सोच रहे हो, जो आपका फोकस है और जो आपका मतलब आपका है कि हाँ ये प्रोसेस में हो जाना चाहिए, तो ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइम मैटर नहीं करता है, hectic's gonna be there all the time. It's all up to you how you manage. हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ जुड़ी है AIAPGET की ऑल इंडिया रैंकर 12 डॉक्टर समृद्धि काड़े। डॉक्टर समृद्धि ने अपना BAMS SSAM हड़पसर पुणे कॉलेज से पूरा किया और आज वो हमारे साथ जुड़ी है अपनी एस्पिरेंट से लेके एयर 12 तक की जर्नी और स्ट्रेटेजीज को शेयर करने के लिए। फर्स्ट ऑफ हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन समृद्धि। Thank you. हाँ, सो समृद्धि, आपने अपनी जो AIPGT की जर्नी थी एक एस्पिरेंट के तौर पे, वो कब शुरू की थी? हेलो अदिति जी, पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस चैनल। इंटर्नशिप में एक्चुअली जब हमारा फोर्थ फाइनल का एग्जाम खत्म हो गया था, बिफोर द रिजल्ट मैंने इंटर्नशिप में ही चालू कर दिया था। इंटर्नशिप के बैच में मैं एनरोल हो गई थी सबकी। लेकिन अगर किसी को ज्वाइन करना चाहिए तो उन्होंने फोर्थ में ही ज्वाइन करना चाहिए, फोर्थ ईयर में, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो फोर्थ ईयर में इम्पोर्टेंटली कवर हो जाते हैं, सर्जरी के, जैसे वृद्धि है, हर्निया है। तो वो चीजें अगर फोर्थ में लगा लेंगे क्लासेस तो और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। ओके। समृद्धि, आजकल बहुत से ऑप्शंस हो गए हैं BMS के बाद। हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें आखिर फ्यूचर में करना क्या है। आपको डिसाइडिंग पॉइंट क्या था कि नहीं, अब मुझे PG ही करना है? मेरे लिए पीजी जो है लास्ट चॉइस था कह सकते हैं, एंड लास्ट चांस भी था कि टू लर्न एंड अर्न एट द सेम टाइम, क्योंकि ये मेरी चॉइस थी मतलब। लेकिन ये है कि अगर आप पीजी करते हो तो आपको एकेडमिक्स ओपन हो जाता है, मोर शिप्स ओपन हो जाते हैं। और अब आजकल जो चल रहा है कि मार्केट में एडवर्टाइजमेंट जो है, मतलब कि आपकी अगर एमडी है, एमएस है, आपको और भी ज्यादा स्कोप उसमें या मतलब मिलता है। एट द सेम टाइम आप स्पेशलिटी जब लेते हो या और 3 साल किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो उसको आप बहुत अच्छी तरीके से और सीख पाते हो। तो इसलिए आई फेल्ट कि हाँ, और ज्यादा सीखना है तो पीजी इज गोना बी अ गुड। ओके। अच्छा, कई लोगों का और एक मानना होता है कि AIPGT पर फोकस करना है तो इंटर्नशिप ना नॉन वर्किंग करनी चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है और आपने इंटर्नशिप में क्या किया था? मेरी इंटर्नशिप मैंने प्लान की थी कि वो नॉन वर्किंग हो, लेकिन गलती से वो सारी की सारी वर्किंग हो गई थी। मेरी 6 मंथ्स की जो पहले वाली इंटर्नशिप थी वो मेरे कॉलेज में थी, एंड उसके बाद में मेरी पीएचडी हुई, फिर मेरी आरएस हो गई, और इसमें पूरा वर्किंग हो गया था। तो मेरा ये मानना है कि फर्क नहीं पड़ता है अगर आपकी वर्किंग ले रहे हो या नॉन वर्किंग ले रहे हो, लेकिन जो आपके पास में वर्किंग करने के बाद में टाइम बचता है उसके साथ में आप प्लान अप कैसे करते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक मेरा ये था कि रात को सोने से पहले डिसाइड कर लो दूसरे दिन में क्या क्या होने वाला है, और जब तक वो दिन में डिसाइडेड चीजें नहीं कंप्लीट होती है तब तक आपको दूसरी चीज को हाथ नहीं लगाना। लेकिन डेडलाइन बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज ये है कि इस दिन में नहीं हुआ तो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो ये जो प्रोक्रास्टिनेशन है वो नहीं करना है। जिस दिन जो डिसाइड हुआ है वो उस दिन होना ही चाहिए। इट्स जस्ट अप टू यू, मतलब डिसाइड कर लो कि तुम जो टाइम मिलने वाला है उसको किस तरीके से यूज करने वाले हो। ओके। अच्छा, इंटर्नशिप के साथ स्टडीज को आप कैसे मैनेज किया करती थी और आप कितना टाइम पढ़ाई को दे पाते थे? मेरी इंटर्नशिप का हम लोग 3 हिस्सा कर लेते हैं। जैसे कि मेरी कॉलेज में जब इंटर्नशिप थी तो मेरा प्रैक्टिकली एक ही था कि बिफोर आई गो टू आर एच पी एच सी विच इज गोना बी मोर हेक्टिक देन माई कॉलेज ड्यूटीज, तो उसमें मेरा एटलीस्ट 1 या 2 जो संहिताज है कंप्लीटली, जैसे चरक और अष्टांग हृदय मेरा फोकस था, तो वो मेरा कंप्लीट हो जाए। एंड समवॉट मैंने वो कंप्लीट कर भी लिया था। तो मेन यही है कि जब बच्चे कॉलेज छूटने के बाद में चाय कॉफी के लिए जाते हैं या ब्रेक में 1 घंटे का ब्रेक होता है तो उसमें और भी ज्यादा मतलब यू नो मैं ऐसे करती थी कि अगर कोई बच्चा आने वाला है, मेरे मतलब मेरी फ्रेंड्स या मेरे कलीग्स आने वाले हैं डब्बा खाने के लिए, तो आई यूज टू ईट इट बिफोर ओनली, सो दैट कि मेरा जो वो 1 आवर का स्पैन है वो मुझे कम्प्लीटली मिल जाए।
15 to 20 hours में I used to rush and I used to get my tiffin into my tummy and then I used to run to my library because library में आने के बाद में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा एंड उसके बाद में घर पे आने के बाद में लाइक 4:30 आई यूज टू गेट फ्री एंड देन फिर उसके बाद में जो टाइम है 6 से 8 घंटे तो मुझे आराम से मिल जाते जब मेरी कॉलेज में ड्यूटी लगती थी इंटर्नशिप के टाइम पे पीएचसी इन आरएच में मेरा ट्रैवलिंग भी बहुत हुआ था और उसके बाद में मेरा स्टे भी चेंज हो गया था बहुत कुछ बातें थी उसमें ये भी था कि मेरे पीएचसी में मैं अकेली ही थी जो कि पीएचसी संभाल रही थी एज एन इंटर्न तो उसमें आपको यही है कि जो टाइम मिल रहा था मतलब मुझे जो 6 and 8 hours मिल रहे थे या ट्रैवलिंग के टाइम पे अगर मैं एसटी से ट्रैवल कर रही हूँ बहुत ज्यादा रश है खड़े रहना पड़ रहा है तब भी मेरा डिसाइडेड जो था मैं उसको कंप्लीट करती थी मैं बस में संहिता खोल के पढ़ती थी मैं बस में प्रिंट आउट खोल के पढ़ लेती थी मैं उसमें मतलब लाइक मतलब इगोइज्म नहीं है एक पॉजिटिव एटीट्यूड है एंड आई थिंक जब आप ऐसा कुछ करते हो कि आप किसी के बारे में नहीं सोच रहे हो जो आपका फोकस है और जो आपका मतलब आज का है कि हाँ ये प्रोसेस में हो जाना चाहिए तो ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है ये आरएचपीएससी में कंटिन्यू रहा है और ट्रैवलिंग भी मतलब कोई चीज मायने नहीं रहने वाली चाहे बर्थडेज आ जाए चाहे कुछ भी हो जाए बीमार पड़ लो लेकिन मैं ये मेंटेन करती थी कि 6 to 8 hours एटलीस्ट मेरी डेली की पढ़ाई हो ओ माय गॉड, डेडिकेशन। एंड आज आपको वही हार्डवर्क है जो आपको पे ऑफ कर रहा है। अच्छा, आपके जब सिविल ड्यूटी एंड पीएचसी में जो इतना हेक्टिक शेड्यूल था, इतना ट्रैवलिंग एंड अकेले उतना मैनेज करना, तो इस टाइम पे आप लेक्चर्स टेस्ट को कैसे मैनेज किया करती थी? मेजर ये था कि इंटर्नशिप में लगाया था और मुझे इंटर्नशिप में पता चला था कि थर्ड फोर्थ ईयर से ही बहुत ज्यादा अवेयरनेस है वो लोग तब से लगाते रहते हैं ट्यूशन और ये था कि फर्स्ट टेस्ट से ही सीरियसली रहना है मेन था कि अभी ऑफ कोर्स अगर आप किसी का भी इंटरव्यू लेंगे सब लोग यही बोलेंगे कि कोई भी सिचुएशन आई हम बस पढ़ रहे थे मेन है कि ट्रिक्स बनाना जरूरी है मतलब मेरे को ये बताना है कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए जो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है कि कम टाइम है लेकिन आवर्स भी अगर कम है मेन थिंग तो है कि अगर आपकी लर्निंग आवर्स ही कम है देन यू कांट डू एनीथिंग एल्स लाइक यू हैव टू वर्क एज एन एक्टिव स्टूडेंट है ना तो फिर जैसे ट्रिक्स है मतलब मैंने एक्चुअली रखा है ये सो दैट कि कुछ लोग देख पाए तो ये जो छोटी छोटी चिट्ठी होती है इसके ऊपर मैंने लिख के रखा था जैसे कि हमारे इसमें एक ज्वर वाली चीज होती है तो ज्वर चिकित्सा अध्याय में अलग अलग लक्षण आए हुए हैं जैसे कि अगर मांसगत ज्वर हो तो उसमें गात्र विक्षेप करके आए हुए हैं और अस्थि है तो उसमें अगर अस्थिगत ज्वर हो तो उसमें विक्षेपणम च गात्राणाम ऐसे वाला आ गया है या दौर्गंध्य जो है वो मांसगत ज्वर में और स्वगंधस्य असहत्वम जो है वो मेदगत ज्वर में दिखता है तो ये सारी चीजें मैं इन चिट्ठियों में लिख के रखती थी एंड आई यूज टू कैरी दिस वाइल आई एम ट्रैवलिंग और लाइक दो पेशेंट्स के बीच में और यही वाली चिट्ठियां जो थी मेरे वॉल पे भी चिपकाई हुई थी वैसे ही ड्राइंग्स मैं आपको दिखाना चाहूंगी एक्चुअली बहुत थोड़ी सी दिखा पाऊंगी मैं तो ये सुश्रुत संहिता का जो शरद ऋतु और बाकी सारे ऋतुएं बताई हुई है तो इसमें मैं ऐसे ऐसे ड्राइंग्स करके रखती थी तो ये थोड़ी किडिश लगती है चीजें लेकिन ये बहुत लास्टली बहुत काम आती है ड्राइंग बनाना या मैप्स बनाना बहुत हेल्पफुल रहती है एट द सेम टाइम लास्ट वाला ट्रिक जो है कि जो गण है या तंत्र युक्ति जैसी चीजें हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम उसको बहुत बार रिवाइज करो या तो फिर अच्छे वाली ट्रिक्स लगा लो ठीक है तो जैसे सुश्रुत का गण है उसमें वरुणादि गण में इजी वाला लूंगी तो उसमें जैसे दो लाइंस है संस्कृत में कही गई कि वरुणादिर गणो ह्येष कफ मेदो निवारणाः विनिहन्ति शिरः शूल गुल्म अभ्यंतर विद्रवीन तो इस चीज का ये है कि हमको क्वेश्चन आता है कि ये वाली चीजें जो है कि शिरः शूल दिख रहा है कफ मेदो निवारणा है तो ये कौन से गण का काम है तो मैंने इसको इस तरीके से याद रखा था कि वरुण धवन के जो पप्पा है तो वो हट्टे कट्टे मोटू मोटू से है तो उनसे अगर हम लोग देखा जाए तो कफ मेदो निवारण वरुण धवन जो इसमें कफ और मेद नहीं है एट द सेम टाइम उसके वरुण धवन को मतलब अचानक से उसका पेट फूल गया है तो दैट इज गुल्म और फिर ये क्यों फूल गया क्योंकि उसको अभ्यंतर विद्रति हो गई है जिसकी वजह से उसको शीरो शुरू हो गया है मेरा अभी तो पेट बढ़ गया तो ये हम लोग को अजीब लगती है चीजें बट यस एट द लास्ट मोमेंट हमारी ट्रिक जब हमको ये पूरे गन एट द सेम टाइम ये है ना 37 गन है सुश्रुत के तो जब आप सुश्रुत को अष्टांग हृदय के
15th वाले सूत्र स्थान के अध्याय से मैच करते हैं, तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सेम, एटलीस्ट वन और टू गण ऐसे है जो अलग है। तो आप एक ही चैप्टर करते हो, एट द सेम टाइम आपके दो दो चैप्टर हो रहे हैं, और उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर देना। तो ये होता है कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो ठीक है, लेकिन आप एक सही डायरेक्शन में अगर वर्क करते हो तो कम टाइम भी आपको सफिशिएंट हो जाता है। तो यही कहना था कि टाइम मैटर नहीं करता है, hectic's gonna be there all the time. It's all up to you how you're managing it. Okay, so yeah. एब्सोल्युटली राइट। एंड हम लोग जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है वो ज्यादा अच्छे से याद रख पाते हैं, निमोनिक्स एंड ये हमको जल्दी रिकॉल होता है rather than जो भी हम लोग एक सिर्फ सुन के या फिर जो पढ़ के करते हैं। दैट्स अ रियली गुड थिंग। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हमको टाइम कम है, इसलिए हम लोग क्लास के लेक्चर बिना सुने सिर्फ नोट्स पढ़ के फिर टेस्ट देते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, एक्चुअली मुझे लगता है लेक्चर्स अलग लेवल पे अब हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर देते हैं। तो चाहे वो मतलब हमको गिनना नहीं है लेक्चर्स की 18 है, इसके 19 है, इसके 20 है, क्योंकि जैसे चरक का चिकित्सा योनि व्यापक बड़ा है, ज्वर बड़ा है, ग्रहणी बड़ा है। तो मेन ये है कि आप उसके ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए कि लेक्चर्स कितने बड़े हैं, या लेक्चर्स सुनने से अच्छा मैं रीड कर लूँ। लेक्चर्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है जो मतलब सर का बाद में आवाज गूंजता है एक्चुअली। जैसे तंत्र युक्ति भी एक बार करने जैसी चीज नहीं है। मैंने तंत्र युक्ति को ऐसे किया था कि आज पढ़ा है, आज एक बार पूरी ऑडियो सुनिए, वापस से उसके ऊपर एक रिविजन लगाया खुद का। उसके बाद में दूसरे दिन भी किया, तीसरे दिन भी किया। जब मैंने तीसरे दिन किया उसके बाद में मुझे उसको वापस से देखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो बरखा मैम है एक्चुअली तंत्र युक्ति लेती है, वो बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे क्लियर कर देती है कॉन्सेप्ट। तो सर की ट्यूशन की सारी जो भी ऑडियोज है वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, बहुत ज्यादा। तो ऑडियोज करना ही चाहिए। ओके। अच्छा समृद्धि, आपकी जो प्रिपरेशन फेज था उसमें ऐसा कोई इंसिडेंस आप शेयर करना चाहेंगे जब आपका मॉरल बहुत डाउन हुआ हो या आपको गिव अप करने का मन किया हो? मॉरल तो डाउन होता रहता है, अप्स एंड डाउन गोना बी देयर डेफिनेटली। बट जब मैं बीमार पड़ी थी, पीएचसी की ड्यूटी चल रही थी और हम लोगों को स्कूल कैंप्स आया था, तो स्कूल कैंप के लिए हम लोग ट्रैवल भी कर रहे थे बहुत ज्यादा, और हमारी पूरी जो भी स्केड्यूल थी कि जो मुझे 6 to 8 आवर्स मिल रहे थे वो पूरे डिस्टर्ब हो गए थे। एंड बीमारी के बाद में भी फिर भी मैंने मैनेज किया था। आई वॉज 104 फीवर, मुझे 104 था, लेकिन फिर भी मुझे याद है उस दिन मैंने 3 घंटा पढ़ाई की थी। और आई मैनेज कि सर के मैं एक आध लेक्चर सुन लूँ, फिर अपने आप को क्वेश्चंस पूछूं कि मैंने क्या सुना है। और सर का ऐप भी इतना डेवलप्ड है कि अगर आपको मतलब बोर लगता ही नहीं है वो ऐप, अगर आप उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो मैनेज हो जाता है। मॉरल को आपको यही है कि मोटिवेशन आपको अंदर में खुद के रखना पड़ेगा। अगर आपको पता है कि वो करना है, वो अचीव करना है, तो ज्यादा देर तक वो मॉरल डाउन जो है वो मॉरल डाउन नहीं रखना चाहिए, उसको बूस्ट अप करना चाहिए खुद से। तो या आई एम रियली इम्प्रेस, आपका डेडिकेशन लेवल सच में बहुत अच्छा है कि आप इतने फीवर में, इतने हेक्टिक शेड्यूल में आपने कभी गिव अप नहीं किया, अपनी कंसिस्टेंसी को पूरा मेंटेन किया। लिटरली हैट्स ऑफ टू यू। एंड आपका हार्ड वर्क सच में आपको पे ऑफ किया है। अच्छा, आपका जो प्रिपरेशन फेज था उस टाइम में आप इतना मोटिवेट होते थे, आप खुद को एंटरटेन करने के लिए या फिर हॉबी के तौर पे क्या किया करते थे? एक्चुअली देखिए, एक लाइफ में ऐसा टाइम आता है जहाँ पे हर एक बंदे को चूज करना होता है कर्तव्य और छंदों में से, है ना। तो ये वो टाइम था कि जहाँ पे मैं कर्तव्य को चूज करूँ देन गिविंग अप फॉर माय छंद। मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है ट्रिमेंडसली, मतलब आई एम इनटू म्यूजिक। बट द थिंग वाज कि मैंने एप्स डिलीट कर दिए थे, और ये प्रोसेस में था, ये एक्चुअली थर्ड ईयर से मुझे दिमाग में था कि मुझे पीजी करना होगा, अचानक से नहीं छूटेगी ये आदत। तो धीरे धीरे से ऐप डिलीट कर दिया। आई गॉट दैट जो ब्लूटूथ वाले हेडफोन्स होते हैं जिसकी वजह से एफएम भी नहीं लगता है। तो ये था कि क्योंकि क्योंकि अगर आप एक गाना सुनते हो तो दूसरे गाने पे ट्यून इन करने के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आई जस्ट हैड वन सॉन्ग एंड दैट वाज खलबली ऑन माय प्लेलिस्ट रिमेनिंग, बाकी सब डिलीटेड था। तो या मतलब आपकी चॉइस है, आपको इस टाइम पे छंद लेना है या कर्तव्य पे जाना है, फिर उसके बाद में छंद तो लाइफ टाइम रहेगा ऐसे मुझे लगता है। तो चॉइस इज योर। वाह, दैट्स अ रियली गुड स्टेटमेंट। अच्छा, आप अपने प्रिपरेशन फेज में आपका स्टडी शेड्यूल कैसा रखते थे? शेड्यूल आई वुड से कि मैं मॉर्निंग मतलब अर्ली ही उठ जाती थी, लाइक 5 तो इट वुड हैव बी। लेकिन अगर लेट हो रहा है, लाइक हार्ड ड्यूटीज है, और फिर उसके बाद में मैं सोने के बाद में उठ के वापस से रात में पड़ी हूँ, तो सुबह 7 बजे भी उठ जाती थी।
तो स्केड्यूल एज सच नहीं था कि भाई यही लेना है वही लेना है। सर के साथ में ही जो भी सर डालते थे सिलेबस, तो उसके हिसाब से मेरा जाता था। मोस्ट ऑफ द पीपल मतलब ऐसा स्टेटमेंट देते रहते कि संहिता जो है मैं ज्यादा टाइम देती थी, संहिता ज्यादा टाइम देती थी। अगर हम लोग लेक्चर सर का सुनते हैं, संहिता ही सब कुछ है। क्योंकि संहिता में जो एक्स्ट्रा एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, स्त्री रोग है या बाल रोग है, कुछ भी है, सर कहीं रहते घेरण संहिता तक सर पहुंच जाते आ रहे होते। तो आई वुड से कि संहिता के आगे पीछे कुछ नहीं था। जो जैसे जैसे सर का 10 इन कॉलेज, सर के साथ में मैंने मैनेज ये किया था कि सर का अगर कहीं पे सुश्रुत का सूत्र स्थान चल रहा है तो मेरा चरक का चिकित्सा स्थान चलता रहे। एट द सेम टाइम अगर सर ने अभी सिद्धि स्थान स्टार्ट किया है चरक संहिता का, तो मेरा सिद्धि स्थान को एटलीस्ट वन रिविजन हो चुका होता। तो कॉलेज में जितना टाइम था मैंने उसको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज किया। या ओके। अच्छा, कई बार एस्पिरेंट्स ना टेस्ट में मार्क्स कम आने के कारण ना डिमोरलाइज हो जाते हैं। क्या आपको भी मार्क्स कभी ऊपर नीचे होते थे क्या, और टेस्ट के मार्क्स को सही तरीके से हमें किस तरीके से लेना चाहिए? टेस्ट में ये है कि कोर्स मेरे कम ज्यादा हुए थे। मतलब मैं स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो 480 आ जाता, मतलब पूरा आ जाता था मेरा। और उसके बाद में जैसे जैसे सिलेबस, लाइक प्रैक्टिकलिटी भी है, जैसे जैसे सिलेबस बढ़ेगा आपका कम भी आएगा, ओके। बट एट द सेम टाइम आपका कम क्यों आ रहा है ये देखना ज्यादा जरूरी है। एट द सेम टाइम के कंपैरिजन, इस टाइम पे बहुत ज्यादा लोग जो होते हैं कंपैरिजन कर लेते हैं अपने आप को किसी और के नंबर से। या मेन होता है कि आप आपके नंबर से भी अगर कंपैरिजन कर रहे हो, लाइक 320 भी आ रहे हैं आपके, 280 भी आ रहे हैं आपके, फिर भी आपको देखना है कि नेक्स्ट टेस्ट में 280 320 से आपको नीचे नहीं जाना है। आपका एक आपको समझ में आना चाहिए कितने क्वेश्चन सॉल्व करने से आप रिस्क ले सकते हो, जो एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा है एआईपीजीटी के फाइनल एग्जाम में। क्योंकि मैं हमेशा ये देखती थी कि कौन से नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में आई कैन टेक रिस्क ओवर क्वेश्चंस जिसका मेरे को 50% लग रहा है कि हाँ शायद ये आंसर है वो आंसर है। तो कंपैरिजन पहले तो छोड़ दो। अगर कंपैरिजन या कंपटीशन करनी है तो अपने आप से कंपटीशन करो। और डिमोरलाइज अगर होना भी है, उसके बाद में डिमोटिवेट होना है, अगर एग्जाम भाई हो गए खत्म और उसके बाद में खराब लग रहा है कि मार्क्स कम आ गए, तो 1 and 2 आवर्स इज सफिशिएंट। लॉक कर लो अपने आप को कहीं पे, नाच लो, गा लो, रो लो, और उसके बाद में वापस से बेसिक पे आ जाओ और फिर से स्टार्ट करो। आई वुड से दिस वुड बी मोर इजियर एंड मोर बेटर एंड मोर प्रैक्टिकल ऑल्सो। तो या हाँ। अच्छा, जो लास्ट का जो 1 मंथ होता है उसमें हमारा एक इफेक्टिव रिविजन हो सके, इसके लिए हमें प्रिपरेशन की स्टार्टिंग से क्या ध्यान में रखना चाहिए? क्या प्रिपरेशन में एक तो है कि जैसे पूरी प्रिपरेशन में सर की सिर्फ मेरे पास रैंडम नोट्स, मिक्स नोट्स और आईएमपी नोट्स थी, रस शास्त्र का नोट्स और द्रव्यगुण था। बाकी सारे सर जो समयता से देते थे उसी को मैं हमेशा फॉलो करती थी, लेक्चर्स में लेती थी। लास्ट तक मेरे पास में वो छोटे छोटे जो पेपर्स है उसके समवट 50 पेजेस बन गए होंगे, और ये एक बुक के समवट 50 पेजेस बन गए होंगे। तो मेन ये भी है कि आप कहीं अलग से नोट्स ना निकालें। जितने कम बुक्स होते हैं, ये साइकोलॉजिकल चीज है, एक्चुअली स्टडी है साइकोलॉजिकल, कि अगर आप कहीं पे संहिता का पूर्वार्ध उत्तरार्ध देखते हो तो आपको पता है कि मुझे सिर्फ दो ही करना है। लेकिन वही चीज अगर आपने कहीं और नोट्स निकाल के रखते हैं, मतलब अगर चरक का ज्वर, चरक का चिकित्सा का ज्वर है, आपको पता है मैंने यहाँ पे कुछ लिख के रखा है वहां पे कुछ लिख के रखा है, कभी कभी आप उठ के वो किताब भी नहीं लेंगे। तो मेन है कि किताबें या सोर्सेस रिसोर्सेस को कम रखो। सर की मतलब कोई भी टीचर की एक ही चीज को ज्यादा फॉलो करो, क्योंकि एक तो हमारी ऐप में तो इतने टेस्ट है, इतने ज्यादा लेक्चर्स है कि हम लोग को दूसरी और या तारीख जैसी जो बुक होती है जिसको सब लोग बोलते हैं रेफर करना चाहिए, मुझे तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ी थी। क्योंकि मैं बस सर को फॉलो कर रही थी, सर बोल रहे हैं कि हाँ इतना कर लो तो मैं उसको फॉलो करती थी। तो यही है, रिसोर्सेस कम रखो, सफिशिएंट रखो, रिविजन बहुत बार करो। रिविजन का भी एक टेक्निक रखो। सुबह उठ के जो भी रात तक पढ़ा है उस चीज को आप सोते सोते रिवाइज करो कि दिन भर मैंने क्या किया है। अगर सोने के टाइम पे आपको कोई चीज नहीं याद आ रही है, उसको उठ के देखना है, क्योंकि ये ज्यादातर लोग नहीं करते हैं। लेकिन जब आप सो के फिर आपको लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, फिर उठ के देखते हो, तो फिर आपको उठ के मतलब जब वो क्वेश्चन या वो आंसर समझ में आता है उसके बाद में आपको और ज्यादा अच्छी नहीं लगती है। तो आई वुड से कि कोई चीज अगर नहीं याद आ रही है तो उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको और एक बार रीड करना है। एट द सेम टाइम मैंने व्हाट्सएप की गिफ्ट यूज की थी।
हमारे कॉलेज के एक सर ने हमें मतलब ये सजेस्ट किया था कि व्हाट्सएप पे भी हम लोग लाइक, बाकी सारे ऐप्स को तो हम लोग, नहीं था मेरे पास इंस्टाग्राम एंड ऑल, आई वाज नॉट हैविंग इट एट ऑल। तो यही है कि व्हाट्सएप फिर उस टाइम रहता है कि स्टेटस एंड ऑल, तो मेरे पास एक ब्लॉक ऐप करके भी एक ऐप था कि वो मेरे को मतलब सुबह 9 से रात को 9 बजे तक वो मेरा ऐप की वजह से वो सारे ऐप्स जो है वो बंद रहते थे, सिर्फ कॉल वाली ऐप ही चालू रहती थी। तो ऐसा भी ऐप लेना जरूरी है लाइफ में, क्योंकि हम लोग ऐप से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी। और ऐप्स का भी अगर यूज करना है तो गिफ्ट बनाना चाहिए, जैसे बहुपाद रक्त रक्त में दिया हुआ है, तो अगर आप डालते हो गिफ्ट के टाइम पे कि मल्टीपल लेग्स, तो उसमें एक डिजाइन आ जाता है, तो दैट यू कैन यूटिलाइज, और जो बाद में बहुत ज्यादा रिमेम्बर करता है आपको कि मैंने ऐसे ट्रिक लगाई थी करके। तो या यूज इट वेल, आई वुड से। वाओ, रियली इम्प्रेसिव। अच्छा, जो लास्ट के 2 मंथ्स थे उसमें आपकी स्टडी की जो स्ट्रेटेजी है वो कैसी होनी चाहिए हमारी, लास्ट के 2 मंथ्स में? स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि हर दिन, राइट राइट, हर दिन को आपको डिवाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और डेडलाइन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उस टाइम पे डिमोटिवेट नहीं होना है, अपने आप के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं करना है। जो भी सर डालते रहते हैं उसको इग्नोर नहीं करना है, चाहे वो 400, मतलब लाइक रसशास्त्र के सर ने 400 क्वेश्चंस डाले थे, और मैंने बहुत सारे लोगों से ये पता किया था कि उन्होंने ये पूरा किया है कि नहीं। आफ्टर एग्जाम आई आस्क्ड देम, आई नेवर यूज्ड टू आस्क इन बिटवीन द बिफोर द एग्जाम कि कोई क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह से हम लोग को बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो मेन तो यही है कि किसी से कुछ बात ही नहीं करनी है बिफोर 1.5 मंथ्स। जो अगर आपका कोई डिस्कशन पार्टनर है तो उसको भी बताना है कि देखिए हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे। मेन है कि मेरी भी एक डिस्कशन पार्टनर थी, रुचा जोशी, जो मेरे साथ में आरएच में साथ में थी, मेरी कॉलेज की कलीग है। तो हम लोग रात को 9 के बाद में डिस्कशन स्टार्ट करते थे, जो 11-12 बजे तक रात को चलता रहता, क्योंकि क्योंकि वो टाइम जो है सुबह से लेके रात तक हम लोग पर्सनल स्टडी करते थे। उससे हम लोग क्वेश्चंस निकाल के रखते थे कि हम एक दूसरे को ये पूछेंगे। तो अगर स्टडी पार्टनर मिलता है, वेल एंड गुड। एट द सेम टाइम स्टडी पार्टनर आपके साथ में सिर्फ मतलब थोड़ा बहुत आपके लेवल के आसपास भी पढ़ाई करने वाला होना चाहिए, सो दैट इट गेट्स मोर। हम लोग एक दूसरे को भी क्वेश्चंस पूछते थे, तो इट यूज टू गेट मोर इजियर, आई वुड से। तो लास्ट इसमें यही रहेगा कि रिविजन पे भी फोकस करना चाहिए। नया मैं तो बोलूंगी सिर्फ 15 दिन के पहले ही नया नहीं लेना चाहिए। सर के रैंडम नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स, मिक्स नोट्स की अगर करेंगे तो भी आपका बहुत सारा क्वेश्चन कवर हो जाता है। 300 अगर सर बोल रहे हैं कि हाँ 300 प्लस भी गिर सकते हैं, तो आई वुड से अगर उसको सीरियसली कोई लेता है तो उसको सच्ची में 300 के अब गिर सकते हैं। या ओके। अच्छा समृद्धि, आपका एयर रैंक 12 है, तो सबको क्यूरियोसिटी होती है कि टॉपर का प्रेफरेंस क्या है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका प्रेफरेंस क्या है, कॉलेज या ब्रांच को लेकर, ऐसा आपने कुछ सोचा है क्या? आई हैव थॉट अबाउट द कॉलेज लाइक बीएचयू या दिल्ली जैसे मुझे कॉलेज चाहिए है। बट सेम गोज विद द फैकल्टीज, लाइक मेरे को क्लिनिकल ही चाहिए सब्जेक्ट फिलहाल, तो भी एटलीस्ट आई हैव थॉट ओवर दिस। एंड कंज्यूम नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है कि यही वाला सब्जेक्ट मिलना चाहिए, वही वाला मिलना चाहिए। सो या कॉलेज इज डिसाइडेड बट। ओके। अच्छा, आपका कुछ फ्रेशर्स, थर्ड ईयर, फोर्थ में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? फर्स्ट थिंग तो जो थर्ड और फोर्थ ईयर के बच्चे हैं उन लोग को, मोस्टली फोर्थ ईयर के बच्चों को ही सर को एनरोल कर लेना चाहिए ट्यूशन को। क्योंकि फोर्थ ईयर में जैसे मैंने तो फोर्थ ईयर में वृद्धि, अपेंडिक्स या ऐसी जो चीजें हर्निया वगैरह है, वो तो मैंने बहुत बार पढ़ ली थी, लाइक 10 बार तो भी पढ़ ली थी। लेकिन जो लेवल पे सर के ऑडियो से मेरा क्लियरिटी आ गया था कि हाँ भाई अगर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन इज हर्निएटिंग या ओमेंटम इज हर्निएटिंग या लिटल्स कौन है, लिटल्स हर्निया कौन है, लिटल्स हर्निया कौन है, मिकल्स डाइवर्टिकुलम अगर हर्निएट हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने एक्चुअल में फोर्थ ईयर में बहुत बार पढ़ी थी, लेकिन वो मेरे को इतनी क्लियर नहीं हुई थी जितनी मुझे सर के ऑडियो से क्लियर हुई है। तो फोर्थ ईयर के बच्चों ने तो एटलीस्ट इनरोल करना चाहिए, क्योंकि उनको उनके एकेडमिक्स में बहुत ज्यादा हेल्प होगा। एंड एट द सेम टाइम जो जिस साल में जो पढ़ाई है उसको उसी साल में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि थर्ड और फोर्थ ईयर के बच्चे जो है क्लिनिकली मॉडर्न प्रैक्टिशनर्स के पास में बहुत ज्यादा जाते हैं, जाना चाहिए, नो इश्यूज। लेकिन एट द सेम टाइम आपकी संहिताएं, और अगर आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स के पास में आप जाते हो तो आपकी जो ये कॉन्सेप्ट है और एज वेल एज पीजी की तैयारी है वो तो एक्चुअली थर्ड ईयर से चालू हो जाएगी। तो आई विल से कि अगर प्रैक्टिस के लिए भी जाना है तो थर्ड ईयर के बच्चों ने और फोर्थ ईयर के बच्चों ने आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स ही प्रेफर करनी चाहिए। एट द सेम टाइम फ्रेशर्स के लिए मैं बोलूंगी कि जो
सर बोल रहे हैं जो आपका प्लान हुआ है उसको प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है। उस दिन जो प्लान हुआ है उस दिन थोड़ा सा अपने खुद के ऊपर सख्त रहना जरूरी है, वरना फिर बहुत आगे बहुत ज्यादा कंपटीशन लग जाती है। तो इसलिए एट द सेम टाइम अपनी जो प्लानिंग है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस उसको देनी चाहिए जहाँ पे आपको पहुंचना है। तो या फोकस्ड रहना चाहिए। एब्सोल्युटली, हमें फोकस रहकर ही अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा समृद्धि, हमारे जो पीछे एस्पिरेंट्स हैं, आप उनके लिए से कुछ जो हमारा पूरा इंटरव्यू जैसे कुछ आप कुछ की टेक अवे शेयर करना चाहेंगे? तभी है उसे कंपैरिजन नहीं करना चाहिए हम लोग को, क्योंकि मैंने देखा है कि हम लोग बहुत सेल्फ एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए उस टाइम पे। क्योंकि अगर हम लाइक क्रिटिसाइज भी हो जाते हैं कई बार, हम लोग इंटर्नशिप में बहुत सारे लोगों के बीच में होते हैं द वेरी फर्स्ट टाइम, मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग अप टू फोर्थ ईयर हमारे बच्चों के साथ, मतलब हमारे क्लास के बच्चों के साथ नहीं होते। लेकिन इंटर्नशिप ऐसा पीरियड होता है आपके सीनियर जूनियर्स और सब लोग एक साथ में आ जाते हैं। तो कोई बोलता है कि अभी क्लिनिकली स्ट्रांग हो जाओ, या अभी मॉडर्न के बुक्स पढ़ने लग जाओ, या ये पढ़ो वो पढ़ो। तो ऐसे नहीं करना है एक्चुअली, क्योंकि मतलब आपका खुद का डिसाइड होना चाहिए। अगर आपको एआईपीजीटी क्रैक करनी है तो उसके ऊपर फोकस करो, बाकी चीजें होती रहेंगी बाद में। और अगर क्लिनिकली भी स्ट्रांग होना है तो पीजी उसी के लिए बनती है, मतलब उसमें ही स्ट्रांग होने के लिए होता है। एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग आपको जज करेंगे, तो जज करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सच्ची में बोल रही हूँ। आपको इग्नोर करना है, लेट, मतलब क्योंकि अगर आप उसके ऊपर सोचते रहेंगे आप घूमते रह जाएंगे। मतलब जहाँ पे आपको फोकस करना है वहां से फोकस हटने में देर नहीं लगेगी। तो यही है कि आपकी माइंड को थोड़ा सा पीस में रखो एंड सेल्फ के ऊपर ज्यादा फोकस करो। मेन टेक अवे तो यही है कि क्योंकि मेन है ना कि अगर आपकी मानसिक स्थिति सही होती है तो जो प्लान अप भी है तो वो सही जाता है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी हिल गया या हम किसी और दिशा में भटक गए कि हाँ भाई अभी मॉडर्न पढ़ने लग जाते हैं, तो फिर मॉडर्न तो यहाँ कवर कर देते हैं सर। आई वोंट से कि उसके लिए स्पेशली जाना चाहिए या डिस्ट्रैक्ट। ओके, थैंक यू सो मच समृद्धि कि आज आप हमारे साथ जुड़ी और हमारे साथ वक्त निकाल कर आई, हमारे एस्पिरेंट्स को अपनी जर्नी अपनी स्ट्रेटेजी शेयर किया। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपका डेडिकेशन देख के वो बहुत मोटिवेट होंगे और अपने जो पीछे की जर्नी है उसमें बहुत ज्यादा अच्छे से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।